Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And as students, we discuss our sixth chapter, the combustion and flame. And today we start from activity 6.4. In this activity, we has two paper clips here, and these two paper cups are then burnt on the candle, and one paper cup contain water, second paper cup is empty. So we check that what happens to these both paper cups. So what happens to the empty paper cup? What happens to the paper cup with water? Let us check कि जो हमारे पास empty paper cup होगा वो तो easily जो है बर्न कर जाएगा, बट जो हमारे पास सेकंड यहाँ पर पेपर कप है, इसमें क्या होगा, जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी, किसको, वाटर को, बर्न नहीं करेगा। यहाँ पर जो वाटर है वो क्या करेगा, उस हीट को मतलब अपने अंदर इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो एब्जॉर्ब कर रहा है उस हीट को, एंड देन वाटर बिकम्स हीटेड, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास एक प्रोसेस बन गया, वेट, यहाँ से हमारे पास एक प्रोसेस बन गया, वो क्या है कि द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। तो यहाँ पर हमने कंडक्शन के ज़रिए जो हीट है वो पेपर कप को ट्रांसफ़र कर दी। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर, जो प्रेजेंस ऑफ वाटर है वो मतलब उसकी वजह से इग्निशन टेम्परेचर पेपर का रीच नहीं कर पाया। हमने क्या था, इग्निशन टेम्परेचर वो लोअर टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज़ बर्न करना स्टार्ट कर देती है। तो सब्सटेंसेस जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर हो और वो इजीली फायर कैच कर सकें, उनको हम बोलते हैं इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। तो ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज द क्वेश्चंस टाइप व्यू ऑल्सो, कि जो सब्सटेंसेस इजीली बर्न कर जाते हैं उनको हम बोलते हैं लो फ्लामेबल, या फिर हम बोल सकते हैं इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। सो एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस में सबसे पहले आ गया पेट्रोल, एलपीजी, अल्कोहल। तो हमें पता है कि इन चीज़ों को जल्दी से क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो उसके बाद है कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि कई बार क्या होता है कि होम्स में, मतलब शॉप्स में जो है ब्रेकिंग सर्किट के बारे में हमने सुना होता है, या किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई आग लग जाती है ना, तो हमें जो है नोटबुक्स में या टीचर्स में हमें बताया होता है कि टेलीफोन नंबर के बारे में, कि ये हमारी फायर सर्विस है, हम साथ के साथ उनको कॉल कर देते हैं एंड दे विल कम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द, जो इम्पॉर्टेंट है कि हमें सबको वो फायर सर्विस का जो टेलीफोन नंबर्स है वो पता होना चाहिए। Here is the picture shown to you that these are the fire brigade person who are there to extinguish the fire. ओके, सो डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन, क्या आपकी सिटी में भी, स्टेशन में भी जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है। तो फायर ब्रिगेड जब आते हैं तो उनके हाथ में एक बड़ी सी पाइप होती है, तो वो पानी जो है वो पोर करते हैं, ठीक है, एंड जो वाटर है वो कूल आउट हो जाता है, कूल्स द कंबशन मटेरियल, सो दैट जो टेम्परेचर है वो क्या हो सके, लो हो सके, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर से, जिसके कारण जो आगे फायर की स्प्रेडिंग है वो रुक सकती है। तो वाटर वेपर्स यहाँ पर अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो हेल्पिंग हो रही है यहाँ पर, जो सप्लाई ऑफ एयर है वो कट हो रही है, और फायर जो है वो एक्सटिंग्विश यहाँ पर हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास कहते यू हैव लर्न दैट देयर आर दीज एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, कि बहुत सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर फायर प्रोड्यूस करने के लिए। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या, कि यहाँ पर फ्यूल है, देखो फ्यूल की सप्लाई हो रही है, एयर की सप्लाई हो रही है, क्योंकि एयर ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, हीट, तो यहाँ पर देखो फ्यूल, एयर, हीट, हीट कैसे होगी, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो फायर कैन बी कंट्रोल, फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर इनमें से एक भी इक्विपमेंट, एक या एक से ज़्यादा इक्विपमेंट हम माइनस कर देते हैं, या फिर हम कहेंगे रिमूव कर देते हैं, तो जो आग है उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। देखो फ्यूल की प्रेजेंस, एयर की प्रेजेंस, हीट की प्रेजेंस, ठीक है, तो दीज आर द मेजर कॉजेज। तो यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनका मेन वर्क यही है कि वो कट ऑफ द सप्लाई कर देते हैं, कि सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं, ताकि जो टेम्परेचर है उसका फ्यूल का उसको रिड्यूस किया जा सके। तो नोटिस दैट
द फ्यूल जो हमारे पास यहाँ पर है उसमें इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, मतलब हम फ्यूल को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टांस अ बिल्डिंग कैचिंग फायर एंड द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल, तो यहाँ पर जो है जो बिल्डिंग है उसको आग लग चुकी है अब, इसीलिए पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो फ्यूल का ही काम कर रही है। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास एक फायर जो हम फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में आपको दिया गया है, तो ये आप खुद से रीड कर लोगे इसमें से। तो टाइप्स ऑफ कंबशन क्या है, हमारे पास 2 टाइप्स की देखो यहाँ पर कंबशन पाई जाती है। तो हमने देखा कि बर्निंग जब हम गैस स्टोव को मतलब कि के पास लेकर जाते हैं मैस्टिक, तो किचन में वो साथ के साथ उसको आग को पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक तो आग है जो फटाफट लग रही है, मतलब आग और लाइट जो है फटाफट से गैस बर्न हुई और आग और लाइट जो है वो आना शुरू हो गए, तो उसको हम बोलेंगे रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन जो वेरी फास्ट हो। These are the substances like phosphorus which burn in air at room temperature, क्योंकि इनमें जो substances हैं वो कौन से होते हैं, phosphorus। कल हमने पढ़ा था white phosphorus के बारे में। तो ये substances जो हैं रूम टेम्परेचर पर ही आग पकड़ लेते हैं। तो वो कंबशन टाइप जो स्लोली होती है, या हम कहेंगे सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, एकदम से फ्लेम्स में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कोज, मतलब कि जिसको कोई एपरेंट कोज की ज़रूरत नहीं है, किसी मेन कारण की ज़रूरत नहीं है, वो फटाफट से आग पकड़ लेती है, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, Spontaneous combustion of coal dust can resulted in many disaster fires in coal mines। तो कोल डस्ट को जब स्पॉन्टेनियस कंबशन जब कोल डस्ट की होती है तो कोल माइंस में जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, आग पकड़ी जाती है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स, अपने आप जब फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं ना, तो वहाँ पर जो है हीट ऑफ सन के कारण जो है फॉरेस्ट फायर्स होनी शुरू हो जाती हैं, ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक बोल सकते हैं। तो ये चीज़ों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। However, most forest fires are due to the carelessness of the human beings. It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic। तो हमें मतलब क्या है, किसी भी पिकनिक से या फॉरेस्ट पर वापस आने या किसी विजिट से हम मतलब करके किसी चीज़ को वापस आ रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि केयरलेसनेस है पर्सन की, कि वहाँ पर जो है हम कुछ ना कुछ मटेरियल ऐसे छोड़ आते हैं जिनके कारण आग जो है वो और ज़्यादा फैल सकती है। तो हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है। उसके बाद है कि we generally have fireworks on festival days when a cracker is ignited to a sudden reaction take place with the evaluation of heat। मतलब जब एक क्रैकर को आग लगती है तो एकदम से रिएक्शन होती है और जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है, हीट लाइट एंड साउंड। तो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस जो है वहाँ पर बनती है इस रिएक्शन में, वो लिबरेट हो रही है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन, जिसमें हीट एकदम से, लाइट, साउंड एकदम से इवॉल्व होते हैं, उनको हम बोल देते हैं एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर हम जो है उसको जब फायर करते हैं या उसको जलाते हैं क्रैकर को, देन क्या होता है, एकदम से वो प्रेशर उसको मिलता है एंड इट विल एक्सप्लोज्ड। ओके, सो नेक्स्ट इज फ्लेम। अब फ्लेम क्या है, ऑब्जर्व द एलपीजी फ्लेम। हमने एलपीजी फ्लेम को देखा। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, क्या हम जो कलर है उसका बता सकते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमने 7th क्लास में किया है, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था वहाँ पे। तो जो है वहाँ से एक्सपीरियंस जो है आप अपने 6.2 टेबल में नोट कर सकते हो कि कैंडल की फ्लेम बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम की फ्लेम बनेगी, कैम्फर की बनेगी या नहीं बनेगी, कैरोसिन की, चारकोल की। तो ये टेबल जो है आपने खुद से कंप्लीट कर लेना है, और जो है मतलब कि किस में से फ्लेम बनेगी और किस में से नहीं बनेगी। ओके, सो यहाँ पर जो है हमारे पास 6.8 टेबल में जो कैंडल फ्लेम है और जो फ्लेम ऑफ द किचन स्टोव है, देखो कैंडल की फ्लेम और इधर से किचन की स्टोव की फ्लेम जो है ये हमारे पास जो यहाँ पर शो की गई है। नीचे हमारे पास क्या शो किया गया, फ्लेम्स ऑफ द कैरोसिन लैम्प। ये कैरोसिन लैम्प की फ्लेम हो गई, ये कैंडल की फ्लेम है आपके पास, और ये जो हमारे पास बंसन बर्नर होता है उसकी फ्लेम है ब्राउन सी। ठीक है, तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल्स फॉर्म्स फॉर फ्लेम और नॉट, कि इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो फ्लेम बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम, कि फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो हमारे पास एक लाइट हमने कैंडल जो है वो लाइट अप की, तो 4 to 5 सेंटीमीटर हमने थिन ग्लास ट्यूब जो है एक टोंग से हमने उसको पकड़ कर, है ना। तो उसके बाद इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन। तो हमने क्या किया, उसका एक एंड तो हम डार्क जोन में ले गए,
जो नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम है, ठीक है, उसका। और उसके बाद ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड, तो हम दूसरे एंड के पास क्या लेकर आए, मैच स्टिक। आप डायग्राम में देख सकते हो, देखो ऐसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने टोंग से जो है पकड़ा हुआ मैग्नीशियम रिबन जो है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने उसको क्या किया एंड सॉरी जो कैंडल है वो हमारे पास यहाँ पर है, और टोंग के साथ हमने जो ग्लास शीट है, ग्लास ट्यूब है, उसको हमने होल्ड किया हुआ है, और यहाँ से हमने एक साइड से उसको हीट देना शुरू किया। तो हम क्या देखेंगे कि जो फ्लेम है वो आग पकड़ लेगी वहाँ पर। तो वट इज इफ सो वट इज दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम, तो फ्लेम कैसे प्रोड्यूस हुई। नोटिस दैट द वैक्स नियर द, यहाँ पर जो नियर द जो हीटेड हमारे पास विक है उसके आसपास जो वैक्स फैली हुई है वो मेल्ट हो गई क्विकली। उसी ने ही मतलब इस हीट को या इस कहेंगे फ्यूल लाइट को, इस हम बोल सकते हैं आग को, ठीक है, वहाँ तक आगे तक जो है पहुँचाने में हेल्प की, ठीक है। उसके बाद द सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, ऐसे सब्सटेंसेस जो वेपराइज हो जाते हैं बर्निंग के दौरान, उन्हें हम क्या या फिर बोलते हैं कि गिव फ्लेम्स, वो फ्लेम्स देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैरोसिन ऑयल है, तो कैरोसिन ऑयल जो है वो बर्न करता है, मोल्टन वैक्स है वो बर्न करती है, राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड, ठीक है, ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स, तो वो फ्लेम्स बनाते हैं। जैसे चारकोल है, चारकोल जो है वेपराइज नहीं होता इसलिए वो फ्लेम नहीं बनाता। तो इन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस, की जो वैक्स है क्या वही कारण थी उस फ्लेम के प्रोड्यूस होने का, बिल्कुल वही कारण ही थी कि जो फ्लेम है वो प्रोड्यूस हुई, क्योंकि वो जो वैक्स है वो क्या हो जाती है, वेपराइज हो जाती है बर्निंग के दौरान। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास है कि हमारे पास ये 6.11 टेबल में हमने जो कैंडल फ्लेम है उसको क्लीन ग्लास प्लेट पर या क्लीन ग्लास स्लाइड को हमने इसके ऊपर रखा है। तो जब हम कैंडल के साथ कैंडल को बर्न करके ऊपर हमने वो ग्लास प्लेट रखी तो हमें देखा कि वहाँ पर ल्यूमिनस सी जोन बनने लग गई, यानी कि वो रेड कलर की फ्लेम, ये देख सकते हो आप, रेड कलर का पार्ट सा बनना शुरू हो गया। तो इससे क्या होता है, देखो व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, जब कैंडल फ्लेम जो है वो बिल्कुल एक जगह पर खड़ी हुई है, तो इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट, हमने ग्लास प्लेट रख दी, ऊपर स्लाइड किया या फिर उसको इनटू द लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। लुमिनस जोन मतलब कि जो ऊपर वाली टॉप लेयर होती है उसकी, उसको हम बोल सकते हैं। तो उसको हमने वहां पर होल्ड किया विद द पेयर ऑफ टोंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स। तो देन रिमूव इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, तो सर्कुलर जो ब्लैकिश कलर रिंग है वो वहां पर देखो फॉर्म हो गया ऐसे वाला, तो ब्लैकिश कलर जो रिंग है वो वहाँ पर फॉर्म हो चुका है। एंड ऑन द ग्लास प्लेट और स्लाइड इट इंडिकेट्स दैट द डिपोजिशन ऑफ द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं जो प्रेजेंट हैं, कहाँ पर, लुमिनस जोन में। लुमिनस जोन में फिर क्या प्रेजेंट है, यहाँ से क्या पता लगा, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। तो होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के लिए हमने इस नॉन लुमिनस जोन को जो है यहाँ पर हीट किया। तो नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तो यहाँ पर हमने जो कॉपर वायर है उसको हमने जब हीट किया तो कॉपर वायर का जो ये वाला पोर्शन है ये क्या हो गया, रेड हॉट हो गया, ठीक है। तो ये आपने नोट किया यहाँ पे। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज अ हाई टेम्परेचर, इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। तो ये पार्ट जो है फ्लेम का ये हमारे पास हॉटेस्ट पार्ट है उस टाइम पर। ये हमारे पास जो है कैंडल की पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे। तो आउटर जोन जो है वो उसकी कंप्लीटली ब्लू कलर की है, ठीक है। यहाँ पर जो हॉटेस्ट पार्ट है ये आउटर जोन ही होगी। मॉडरेटली हॉट जो है मिडिल वाला पार्ट होगा, मिडिल जोन ऑफ द पार्शियल कंबशन, ये बेसिकली येलो होता है। और जो लीस्ट हॉट होता है हमारे पास, ये हमारे पास जो है ब्लैक कलर का होता है, इनर मोस्ट जोन, ठीक है, ये लीस्ट हॉट होता है बिल्कुल। उसके बाद जो है हमारे पास ये वैक्स कैंडल आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो ये कैंडल की इमेज हमें आगे क्वेश्चंस में भी आएगी। जो गोल्ड स्मिथ है बिलो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, जो गोल्ड स्मिथ है वो आउटर मोस्ट जोन का ही सहारा लेते हैं क्योंकि दैट इज द हीटेस्ट जोन यहाँ पर जो मानी गई है। तो वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये सबसे हॉट होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है इसका आंसर गिवन है, व्हाट इज द फ्यूल हियर।
फ्यूल क्या है यहाँ पे कि रिकॉल्स दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन एटसेट्रा। ये हमें पता है कि हम घरों में बेसिकली यही यूज़ करते हैं, वुड, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन, तो इनको हम फ्यूल्स बोलते हैं। ये फ्यूल्स जो हैं चीप अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, गुड वन होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके बाद हमने कहा कि पीछे से कोई मतलब अनडिजायरेबल सब्सटेंस भी जो है वो नहीं छोड़ते, तो देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट दे कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम वुड को बर्न करें तो वुड के बाद जो है राख बचती है, कोयला बचता है, ठीक है, चारकोल को बर्न करते हैं राख बचती है, तो ऐसे किसी के भी फ्यूल को हम जो है गुड फ्यूल नहीं बोल सकते। तो वो ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है। अगर ऐसा कोई फ्यूल होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइडियल फ्यूल। तो वी शुड लुक फॉर द फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। तो हम यहाँ पर एक ऐसा फ्यूल ढूंढ रहे हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर दे। तो ऐसी एक लिस्ट बना ली हमने उन फ्यूल्स के बारे में जो हमें पता है, उनको सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में हमने जो है यहाँ पर टेबल में हमने डिफ्रेंशिएट कर देना उसको। जैसे हमारे पास कोल है, कोल सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल कैरोसिन ऑयल है, और यहाँ पर जो हमारे पास गैसेस फ्यूल है वो नेचुरल गैस है। तो हमने इसको ऐसे अलग अलग करके एक लिस्ट रेडी कर ली। अब फ्यूल की एफिशिएंसी की बात हो रही है। फ्यूल की एफिशिएंसी से मतलब क्या है कि सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल, कि हमारे पास एलपीजी है, कोल है, हमने उसको बर्न करना है, तो क्या करेंगे, तो हमें उसका जो अमाउंट है, इग्निशन टेम्परेचर है, वो हमें उसका पता होना चाहिए। यू मस्ट हैव टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। पहले तो ये बताइए कि क्या ये तीनों सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे, नहीं प्रोड्यूस करेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट पर एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाई, आपको बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, कि जब 1 किलोग्राम फ्यूल को आप कंप्लीटली जो है बर्न कर देते हो तो उस टाइम पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या बताएगी, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बताएगी। तो कैलोरीफिक वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक यूनिट में, उसकी यूनिट है किलो जाउल पर केजी। कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किलो जाउल है, कितने ग्राम के पीछे, किलोग्राम के पीछे प्रोड्यूस हो रही है पर केजी, यानी कि 1 kg के पीछे। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल। हमारे पास टेबल में भी कुछ एक कैलोरीफिक वैल्यूज जो हैं ये गिवन है, जैसे वुड की 17,000 to 22,000, पेट्रोल की 45,000। तो ये आपने लर्न कर लेनी है ये, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास कि बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है इस बारे में कि अगर हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स तो उसमें निकलने हैं, जैसे कार्बन फ्यूल्स हैं लाइक वुड, चारकोल, पेट्रोलियम। इसमें से हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, डेंजरस पोल्यूटेंट्स जो हैं इसमें से रिमूव होते हैं, एंड दैट्स वाई जो है हमें काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो जाती हैं, लाइक जो अस्थमा वगैरह। जो इनकम्प्लीट कंबशन है फ्यूल की, वो क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि इनकम्प्लीट कंबशन से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है मिलती है, जो एक बहुत ही पॉइजनस गैस है, डेंजरस है। क्लोज रूम में अगर हम इसको मतलब कॉल को बर्न करें तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो मतलब प्रोड्यूस हो जाती है, और जिससे पर्सन्स की डेथ भी हो सकती है। तो सो दैट बुज्जू को अब क्वेश्चन जो है वो समझ आ रहा है कि दैट इट इज़ वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग और स्मॉल्डरिंग coal fire in it, obviously. तो combustion of most fuels releases carbon dioxide in the environment. Increasing concentration of carbon dioxide जो है उसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। जो आप 7th क्लास में पढ़ाए हो, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट का हीटअप होना, कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, इन्वायरमेंट इतना हीटअप हो जाएगा कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे, एंड दैट्स वाई देयर इज़ द रीज़न ऑफ द फ्लड्स एटसेट्रा। तो कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज, लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, तो पानी के अंदर वो दब जाते हैं। तो यहाँ पर एक जो है और हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस हुई है, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। हमें पता है कि जैसे जैसे हम जो है वुड को काट रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि एक तो फर्स्टली तो उसको बर्न कर रहे हो तो स्मोक प्रोड्यूस हो रही है, नंबर 2 जो वो हार्मफुल तो है ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी। दूसरा क्या कोज कर रही है, डिफॉरेस्टेशन, कि उससे आपको क्या है वो फ्लड्स जो मतलब फील्ड जो है वो काटने पड़ रहे हैं, पेड़ काटने पड़ रहे हैं, फॉरेस्ट खाली हो रहे हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और एनवायरनमेंट में फिर जो ऑक्सीजन है उसकी भी कमी होती जा रही है। तो यहाँ पर 4th जो पॉइंट है दैट इज बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कि कोल और डीजल की बर्निंग से हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और जो गैस है बहुत ज़्यादा करोजिव नेचर की है, डेंजरस है काफ़ी। तो ऐसे गैसेस ऑक्साइड्स जो है नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे वाले सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो ये जो एसिड है जब ये रेन में मिलते हैं, यानी कि एयर में है तो रेन के साथ जब आते हैं तो दैट विल मेक द एसिड रेन। तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल एटसेट्रा। सो यू हैव ऑलरेडी इसके बारे में आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको इसको नहीं बताया। जो यूज़ है डीजल और पेट्रोलियम का एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय, इसको आजकल हम इसकी जगह पर क्या यूज़ करने लगे हैं, CNG। बिकॉज जो CNG है वो कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस करता। CNG जो है एक क्लीनर फ्यूल जो है यहाँ पर माना गया, ये हम लास्ट चैप्टर में भी रीड कर आए हैं। So the chapter is over now, and now if you have any query regarding this topic, this chapter, regarding any topic, then you can comment me in the comment box, and I am there to clear your doubt. Okay, thank you.